नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद तक में घोषणा कर दी इस बार कि अब की बार उनका गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें पाने जा रहा है। नारा भी तैयार हो गया, अब की बार 400 पार। लेकिन चुनाव की घोषणा होने वाली है, तारीखें करीब आ चुकी हैं, पर गठबंधन के सहयोगियों के साथ अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे को भी हल नहीं किया जा सका है। 400 पार को पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी ने इस बार गठबंधन के पुराने साथियों को भी 1.5 दशक बाद फिर से याद किया, जो 2009 में 11 साल तक चलने के बाद टूट गया था, यानी ओडिशा में बीजू जनता दल को। लेकिन कई स्तरों की बातचीत के बाद आखिरकार बात बन नहीं पाई और बीजेपी नेताओं ने भुवनेश्वर पहुंचकर बताया कि बातचीत टूट गई है और अब बीजेपी वहां अकेले चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। वहां विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के साथ ही होंगे। बातचीत टूटने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेडी यानी बीजू जनता दल लगातार छठी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो बीजेपी शायद ये मानकर चल रही थी कि सीएम और बीजेडी नेता नवीन पटनायक का यह आखिरी चुनाव है और अब अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर बीजेडी को नंबर 2 पार्टी बनाकर या फिर उसे खत्म कर ठीक उसी तरह नंबर 1 पार्टी बन जाए जैसे उसने हरियाणा, महाराष्ट्र, असम इत्यादि कई दूसरे राज्यों में किया है। लोकसभा की बात करें तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें बीजू जनता दल ने 2019 में 12 सीटें जीती थी। 8 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजू जनता दल के पास 113 सीटें हैं और बीजेपी के पास हैं 23। विधानसभा में बीजेडी अपनी सभी जीती हुई सीटों पर ही लड़ना चाहती थी, ज्यादा नहीं मांग रही थी, लेकिन बीजेपी को यह मंजूर नहीं था। बीजेपी चाहती है कि बीजेडी 100 से भी कम सीटों पर लड़े। 123 सीटें हैं उसके पास, लेकिन वो चाह रही है बीजेपी की बीजू जनता दल केवल 100 से भी कम सीटों पर लड़े और खुद वो 50 के करीब सीटों पर लड़े। मतलब बीजेडी अपनी जीती हुई सीटें भी इन्हें दे दे और ये हारी हुई सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। अब बात लोकसभा की करें तो वहां भी 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 14 सीटें मांग रही है, जिसे बीजू जनता दल ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजू जनता दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। अब यह समझ से परे है कि जो बीजू जनता दल करीब लगातार 5 चुनाव जीतती आ रही हो, जो नवीन पटनायक पिछले 24 साल से लगातार मुख्यमंत्री हो और अभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसी सत्ता विरोधी लहर न दिख रही हो, पार्टी लोकसभा में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हो, वो बीजेपी की इन शर्तों पर भला तैयार कैसे हो जाएगी? यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में शिवसेना उसकी सबसे पुरानी, भरोसेमंद और एक तरह से स्थायी सहयोगी रही थी, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और कागजों पर बगावती शिवसेना ही मुख्य शिवसेना के रूप में दर्ज है। 2019 का चुनाव बीजेपी शिवसेना ने मिलकर लड़ा था और 48 में से 41 सीटें जीत ली थी, यानी एक तरह से वहां भी क्लीन स्वीप वाली स्थिति थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर लड़कर 23 सीटें जीती और शिवसेना ने 23 पर लड़कर 18 सीटें जीती। शिवसेना का शिंदे गुट वही 23 सीटें मांग रहा है और अब इस गठबंधन में एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट भी आ गया है और वो भी 10 सीटें मांग रहा है। दूसरी ओर बीजेपी इन दोनों को 18 सीटों पर समेटकर खुद 30 सीटों पर लड़ना चाहती है। बीजेपी को यह भली भांति मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा के ज्यादातर सदस्यों को भले ही शिंदे गुट ने अपने साथ कर लिया है, लेकिन शिवसेना का जमीनी कार्यकर्ता अभी भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के ही साथ है। इसलिए इन लोगों को ज्यादा सीटें देने से भी उसे कुछ फायदा नहीं होगा, ये बीजेपी सोच रही है। पर गठबंधन की कोशिश में वो इसलिए लगी है क्योंकि इनके न रहने से नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। 2019 में तो 3 सहयोगी ही थे, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली। बीजेपी जेडीयू दोनों ने 17 सीटें बांटकर 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी थी। नतीजा भी जबरदस्त आया, 40 में से 39 सीटें जीत गए। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएमपी के अलावा एलजेपी के 2 धड़े भी शामिल हैं।
बीजेपी 17 से ज्यादा सीटें चाहती है, जेडीयू 17 से कम पर तैयार नहीं है, एलजेपी के दोनों धड़े 6-6 सीटें चाहते हैं और बाकी दल भी 1-2 सीट की ख्वाहिश रखते हैं। मतलब 40 सीटें हैं, लेकिन दावेदारी 50-55 तक की। इस बीच बिहार में एनडीए के मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को मझधार में छोड़कर लंदन चले गए। 12 तारीख को लौटेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। और लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के नेता चिराग पासवान इस बीच आरजेडी के साथ भी तालमेल बनाए हुए हैं। गठबंधन के पेच अन्य राज्यों में भी फंसे हुए हैं, लेकिन ये मुख्य राज्य हैं जहां बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों के दम पर ही आगे बढ़ने का ख्वाब देख रही है। सहयोगी हट गए तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। पेच तो हालांकि यूपी में भी फंसा हुआ है, अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन यहां बीजेपी की ही चलनी है। गठबंधन के सहयोगी यहां भी बढ़ गए हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। हालांकि हाल ही में एनडीए में शामिल आरएलडी को भी उसने 2 सीटों में ही निपटा दिया है। यही नहीं, बीजेपी यूपी में आरएलडी समेत गठबंधन के सभी सहयोगियों को 6 से 7 सीटों पर ही निपटा देगी और उसके सहयोगी दल इसे मान भी जाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन पार्टियों का अकेले दम पर कोई खास राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। गठबंधन के साथ रहने पर तो ये हराने जिताने का खेल करने में सक्षम है, लेकिन अगर अकेले दम पर कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, न ही लोकसभा और न ही विधानसभा। वो चाहे सुभासपा हो, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल सोनेलाल, यहाँ तक कि नई नई शामिल पार्टी आरएलडी की भी स्थिति यही है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ समझौते की बातें बीजेपी की सामने आ रही हैं, लेकिन वहाँ टीडीपी खुद लंबे समय से सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी उम्मीदें उसके पक्ष में नहीं दिख रही हैं। लोकसभा में भी 2019 के आम चुनाव में वाईएसआरसीपी ने 25 में से 22 सीटें जीती थी, जो इस समय वहाँ राज्य में सरकार में है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली थी वहाँ। बावजूद इसके टीडीपी वहाँ बीजेपी को 25 में से 5-6 सीटें देने को ही राजी है। फाइनल अभी यहाँ भी नहीं हुआ है और न ही दक्षिण भारत के दूसरे और अहम राज्य कर्नाटक में स्थिति फाइनल हुई है। वहाँ बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन है। तो कुल मिलाकर अभी तो गठबंधन की ही स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो फिर 400 पार की गणना कैसे कर ली गई, ये समझ से परे है। यही नहीं, बीजेपी अकेले 370 का भी दावा कर रही है। यह किस आधार पर कर रही है और दावे में कितनी सच्चाई दिख रही है, इस पर चर्चा किसी अन्य वीडियो में होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।